आगे है अपना महत्वपूर्ण जो विभाग है, भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन 20 मिनट्स में होना चाहिए। अभी ये टोटल 11 क्वेश्चंस है, 11 क्वेश्चंस। देखिएगा, मैंने फिर भी 11 क्वेश्चंस के लिए लगभग एवरेज 2 मिनट रखे हैं, यानी एक प्रश्न 2 मिनट ही देने हैं आपने। इस प्रकार कैलकुलेशन करोगे तो ही प्रॉपर पूरा पेपर कंप्लीट कर पाओगे। तो ये देखिएगा कैसे है, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला प्रश्न आपको शब्द भेद से पूछा जाता है। इसमें भी बड़ी ही अच्छी बात ये है स्टूडेंट्स, शब्द भेद में आपको टोटल 8 शब्द भेद है, लेकिन ये वाला जो प्रश्न है इसमें केवल 3 टॉपिक पे ही प्रश्न, 3 में से कोई एक टॉपिक पे ही आता है। यानी जो 4 अव्यय है, क्रिया विशेषण से लेकर समुच्चय बोधक, संबंध सूचक वगैरह, ये अव्यय पर प्रश्न नहीं आता है। इनफैक्ट क्रिया पर भी नहीं आता है इसमें प्रश्न। इसमें केवल संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों में से ही कोई एक टॉपिक पर प्रश्न आएगा। आपका काम देखिएगा कितना कम हो गया, 1 अंक तो आपको ऐसे ही मिल जाना चाहिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इसमें आपने उप प्रकार नहीं देना है। उप प्रकार का नाम अगर किसी ने आपको बोला भी तो भी गलती से नहीं देना है, उसके अंक कट होते हैं। मैंने इस वर्ष के जो पेपर थे, सॉरी लास्ट ईयर के, वो बोर्ड के पेपर करेक्शन किए थे। हमें स्ट्रिक्टली इन्फॉर्म किया गया था कि आपको उप प्रकार अगर बच्चे ने लिखा है तो उसे अंक नहीं देना है, इसलिए आपको उसका नाम उप प्रकार नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत है, इसमें संज्ञा पहचानी है, तो ये हिमालय और पर्वत ये दोनों संज्ञा है। तो हम क्या करते हैं, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा और पर्वत जातिवाचक संज्ञा। क्यों लिखना है आपको, पूछा तो नहीं गया है, बिल्कुल नहीं। संज्ञा डैश हिमालय कॉमा पर्वत, इतना ही आपको देना है, तो आपको 1 अंक मिलेगा। सर्वनाम का भी उसी तरीके से। आप बोलोगे मिस हमें तो वीडियो में आपने पूरे उप प्रकार दिए हैं। बिल्कुल दिए हैं, क्योंकि वो आपको समझने के लिए, वो कंसेप्ट आपको क्लियर होगी तो ही तो आप उसको जान पाओगे कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। इसलिए हम लोगों ने वो उप प्रकार दिए हैं आपको। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, पहला प्रश्न हमेशा इन तीनों में से एक पर ही आएगा। दूसरा जो प्रश्न है, 2 अव्यय शब्दों में से किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आप एकदम अभी आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरा प्रश्न टीचर अव्यय पे ही पूछा जाएगा। जी हाँ, 4 जो अव्यय है उन चारों अव्यय में से किसी एक पर, या 2 प्रश्न, देखो आपको यहाँ पे ऑप्शनल दिया है ना, 2 में से एक का ही देना है, तो वो आपको मेक सेंटेंस करना है। कोई भी 2 अव्यय दिए जाएंगे, जैसे कि समझो इसलिए, और दूसरा है के सामने, ऐसे ये 2 अव्यय दिए हैं वर्ड, आपको केवल उसका वाक्य प्रयोग करना है। देखिए कितना आसान है, 2 अंक। मतलब ये जो प्रश्न है विभाग भाषा अध्ययन, इसमें मुझे मतलब इतना विश्वास है कि बच्चों को 14 में से 14 मतलब पूरे अंक मिलते हैं, और आपको तो मिलने ही चाहिए। जिस तरीके से हमारे टीचर्स भाषा अध्ययन पर मेहनत ले रही है, उस हिसाब से तो आपको ये अंक मिलने ही चाहिए, इतना आसान है ये। तीसरा है संधि। जी हाँ, संधि जो है, ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स, इस वर्ष के लिए 9वीं कक्षा को हमने संधि टॉपिक स्किप किया है, केवल 9वीं के लिए। हाँ, 10वीं को संधि रहेगा, टर्म एग्जाम में भी रहेगा और बोर्ड एग्जाम में भी 10वीं को रहेगा, केवल 9वीं को नहीं है, वो हम सेकेंड टर्म में लेने वाले हैं। ओके, तो
संधि से भी देखिएगा क्या है। आपको एक बात बोल दूं, हमने उपप्रकारों की मतलब 10वीं कक्षा के बच्चों ने उपप्रकारों की पूरी जानकारी ली हुई है, लेकिन एग्जाम में आपको दो में से कोई एक संधि जो है वो एक तो पहचानने के लिए आती है, विच्छेद यानी अलग करने के लिए आती है, या संधि यानी मिलाने के लिए आती है। इन 3 ही टॉपिक पर ये प्रश्न आता है, यानी आपको कोई भी उपप्रकार नहीं देना है। संधि के केवल मुख्य 3 प्रकार है, वो ही 3 प्रकारों में से 2 प्रकारों पे संधि का प्रश्न आता है। और ये देखिए, एक पहचानने के लिए आ सकती है, विच्छेद करने के लिए, या फिर संधि करने के लिए। ऐसे ही आपको पूछा जाएगा। 2 घटक पूछे जाते हैं आधे आधे अंक के लिए, लेकिन इसमें भी आपको ऑप्शन दिया है कि नहीं। तो इस प्रकार आपने संधि का भी टेंशन नहीं लेना है। काफ़ी सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको अगर रिवीजन आप करेंगे तो उसकी संधि पहचानना, विच्छेद करना आपको आराम से आ जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वो अंत में इस पर मैं चर्चा ज़रूर करूँगी। 5वां है, 2 में से कोई एक प्रेरणार्थक क्रिया तथा प्रथम तथा द्वितीय रूप उसका लिखना होगा। कहा था ना मैंने शुरू में ही कि क्रिया पर ऊपर प्रश्न नहीं पूछा है, क्योंकि प्रेरणार्थक सहायक क्रिया पर सेपरेट प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, चौथा और 5वां जो प्रश्न है ये आपको क्रिया से ही रिलेटेड होगा। पहला सहायक क्रिया एक तो पहचानने को आएगी या फिर उसका मूल रूप लिखने के लिए आएगी। जी हाँ, मूल रूप कैसे लिखना है आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। और 2 में से एक प्रेरणार्थक क्रिया मतलब द्वितीय और प्रथम दोनों में से एक कोई भी पूछी जाती है। कभी कभी क्या होता है, मूल क्रिया वो देते हैं लिख, और फिर जैसे कि लिख शब्द है, मूल क्रिया है, उसका लिखाना, लिखवाना। इस प्रकार आपको दोनों क्रिया का भी रूप दिया जाता है। और सहायक क्रिया में एक तो वाक्य दिया जाएगा और उसमें से सहायक क्रिया चुनकर लिखनी है केवल, उसका मूल रूप भी लिखना कंपलसरी होता है। मैं बाहर चला गया, ये जो वाक्य है इसमें है कौन सी क्रिया है, सहायक क्रिया शब्द गया। तो गया ये आपने पहचान लिया, सही बात है, उसके लिए आपको आधा मार्क्स मिलेगा, और उसका मूल रूप लिखने के लिए आपको आधा मार्क्स मिलेगा। तो मूल रूप क्या है उसका, जाना। तो सहायक क्रिया डैश गया डैश जाना, इस प्रकार अगर आप लिखते हैं पूरा 1 अंक आपका। और सहायक क्रिया पे तो हमने काफ़ी समय दिया है, ये आप भी जानते हैं। मुहावरे का चयन करके 6वां जो प्रश्न है, मुहावरे का चयन अथवा मुहावरे का अर्थ और वाक्यों में प्रयोग करना। जी हाँ, मुहावरे पर भी ये प्रश्न आता है कि उसका एक तो अर्थ लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है। चयन यानी चुनाव, यानी आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं और उस ऑप्शन में से प्रॉपर मुहावरा चुनकर वो आपने लिखना है। और मेक सेंटेंस के लिए भी मुहावरा आता है। इस प्रकार ग्रामर के ये 6 प्रश्न हमने देखे। अगले जो है 7, 8, 9, 10, 11, इसमें भी देखिएगा। 7वां प्रश्न है कारक पहचानना और भेद लिखना। ये थोड़ा सा आपको पीड़ादायी लगेगा शायद प्रश्न, लेकिन हमने कारक का एक गीत भी समझा था पिछले वर्ष, वो आपके नोटबुक में होगा मुझे विश्वास है। उस कारक के गीत में हमने 8 के 8 कारक के नाम मेंशन किए हैं। तो और उसके चिन्ह, मतलब जैसे कि मैं, ये जो चिन्ह है ये इसका कारक क्या है, फिर से अपादान कारक, दूसरा से करण कारक, ये किस तरीके से पहचानना है, ये हमने नियमों में भी देखा है। और अभी रिसेंटली टीचर ने कारक का वीडियो भी आपको दिया है। कारक के प्रकार और उसके जो चिन्ह हैं, ये अगर आप एक टेबल बना के रख दोगे
तो ये अंक आपसे कोई नहीं छीनेगा, है कि नहीं। तो 2 घटक पे मतलब क्या, पहचानना और भेद लिखना, ये 2 घटक हुए, तो आधे आधे अंक के लिए ये पूछा जाता है। अगर समझो आपको एग्जाम में कारक आपने पहचान लिया पर कितनी भी कोशिश आप कर रहे हो भेद नहीं आ रहा है, तो पहचान कर आपने जो लिखा है उसके लिए आपको आधा अंक मिलेगा। ओके, लेकिन कोशिश करनी है उसका भेद भी आपने लिख देना है। अगला प्रश्न है विराम चिन्ह का वाक्य में प्रयोग। ये आपको 1 अंक के लिए पूछा जाता है। जी हाँ, कोई एक विराम चिन्ह दिया जाएगा, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पे मेंशन करना रह गया है, विराम चिन्ह पहचान कर भी आपको आ सकता है। यानी वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य में से विराम चिन्ह, अगर समझो 3 विराम चिन्ह है तो कोई 2 विराम चिन्ह भी पूछे जाते हैं, या फिर सभी विराम चिन्ह जितने उसमें आए हैं वो पहचान कर उसका भेद भी पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल वाक्य में प्रयोग ही उन्होंने दिया है, तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा आपको। अगर क्वेश्चन मार्क ये विराम चिन्ह दिया है प्रश्न चिन्ह, तो प्रश्न रूप में उसे पूछना है। अगला जो है 3 में से 2 का काल परिवर्तन कीजिए। काल परिवर्तन आपको केवल 7 जो प्रकार है काल के, 7 कैसे, वर्तमान काल के 3 प्रकार उप प्रकार, और भूतकाल के 3 उप प्रकार, और भविष्य काल का केवल एक ही प्रकार सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल का अपूर्ण और पूर्ण भविष्य काल नहीं है आपको। ओके, तो वो भी काम आपका कम हो गया है। तो ये केवल 7 प्रकारों पर 2 अंकों के लिए प्रश्न किस प्रकार का आएगा। एक तो आपको काल परिवर्तन चेंज करना है, ज़्यादातर वही आता है प्रश्न कि आपको 3 सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें से 2 सेंटेंस का काल परिवर्तन आपको करना है। ये भी आप प्रैक्टिस से, सराव से कर सकते हैं। अगला जो है वाक्य के भेद, ये आपको 2 अंकों के लिए आता है। वाक्यों के भेद रचना के आधार पर 3 है और अर्थ के आधार पर 6 प्रकार है। काफ़ी इजी है, ये काफ़ी इजी है मेरे ख्याल से। रचना के आधार पर सरल, मिश्र और संयुक्त। कैसे, ये वापस से वही होगा, आपको इसके लिए थोड़ा रिवीजन करना होगा। और अर्थ के आधार पर तो काफ़ी इजी है, भले ही 6 लग रहे हैं प्रकार, परंतु उनका जो नाम है उसी में उसका अर्थ छुपा हुआ है। जैसे कि देखिएगा, प्रश्नार्थक वाक्य मतलब जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्नार्थक। निषेधार्थक वाक्य जिसमें ना, मत यानी नकार, निषेध है, वो निषेधात्मक वाक्य। ये मैंने केवल एग्जाम्पल आपको दिया। तो इस प्रकार वाक्य के भेद आपको 2 अंकों के लिए पहचानने के लिए और परिवर्तन के लिए आता है। देखिएगा, इसमें भी उन्होंने क्या कर दिया है, रचना के आधार पर हमेशा पहचानने के लिए ही दिया जाएगा और अर्थ के आधार पर परिवर्तन के लिए आएगा। ओके, और अंतिम जो है वाक्य शुद्ध करना, ये आपको 2 अंकों के लिए आता है। यानी वाक्य शुद्ध में क्या होता है, 2 अलग अलग वाक्य दिए जाते हैं और एक वाक्य में से 2 गलतियां ढूंढकर उसे शुद्ध करके लिखनी है। अशुद्धियाँ शुद्ध करना है। यानी कभी कभी छोटा की होता है, उसे बड़ा की उसमें ज़रूरी है, या फिर मतलब मात्रा, कई बार तो मात्रा की अशुद्धियाँ उसमें होती है, और दूसरे वाक्य में भी 2 गलतियाँ। तो ऐसे 4 घटक उन्होंने यहाँ पर दिए हैं। तो इसमें क्या होता है, समझो आपने 2 वाक्यों में से अगर 3 गलतियाँ ढूंढी तो आपको 1.5 मार्क मिलेगा। अगर आपने चारों की 4 ढूंढी तो यस, आपको 2 अंक। यानी वाक्य शुद्ध करना और ये जो पूरे ग्रामर के जो
प्रश्न है बच्चों, ये फुल सेंटेंस में लिखना ज़रूरी होता है। आप बोलते हो मिस जैसे कि वाक्य शुद्ध करना है, ये वाक्य आप कभी कभी डायरेक्ट उत्तर दे देते हो। मैं कहूँगी जो वाक्य दिया है प्रश्न में, वो वाक्य और उसका उत्तर अगर आपको ऐसी स्पीड में लिखना पॉसिबल हुआ तो वैसा ही दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा टीचर के लिए, करेक्शन के लिए, है कि नहीं। कारक पहचानना और भेद लिखना, ये अगर प्रश्न है तो वो वाक्य दो और नीचे उसका उत्तर, उसका कारक पहचानो और भेद लिखो। हम क्या करते हैं, वाक्य नहीं लिखते हैं, केवल उसका कारक का वो चिन्ह लिखते हैं और उसका उपप्रकार। ये बहुत ही गलत चीज़ है। इससे क्या होता है, वो आपके अंकों पर असर होता है। इसलिए ग्रामर के, स्पेशली ग्रामर के जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो प्रश्न का वो जो कंटेंट है वो देना है आपको। कारक पहचानना और भेद लिखना ये नहीं देना है आपने, जो वाक्य दिया है वो देना है। ओके, तो इस प्रकार ये ग्रामर का टॉपिक यहाँ पर मैंने कोशिश की आपको समझाने की। और अगला जो है फिर अपना अंतिम विभाग, रचना विभाग, ये सबसे महत्वपूर्ण और ज़्यादा अंकों वाला विभाग माना गया है। इसमें आपको लगभग मैंने 80 मिनट्स देने की कोशिश की है। 80 मिनट, आप 80 to 90 मिनट्स इसमें ले सकते हैं। आप 10 मिनट आप और कहीं दूसरे प्रश्नों में एडजस्ट करके इसमें आप लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लिखना है। कई बार बच्चे बोलते हैं मिस मैं ये प्रश्न सबसे पहले लिखूं क्या? मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं। विभाग 5 अगर आप पहले लिखने गए, इससे क्या होगा, आप उत्साह के इसमें या जोश में आप ज़्यादा लिखते जाओगे। लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखना, आपने अगर कहानी या विज्ञापन या निबंध है, आपने अगर 4-4 पेजेस का या 2-2 पेजेस का लिखा, तो कोई आपको उसमें से 5 में से 10 अंक नहीं देगा, वो आपको 5 में से ही अंक देगा। तो इसलिए जो शब्द मर्यादा वहाँ पर दी है, वो शब्द मर्यादा को भी ध्यान में रखना है आपने। और इसीलिए हो सके तो ये प्रश्न जो है, हो सके नहीं, बिल्कुल ही ये प्रश्न अंत में ही लिखिएगा, ताकि आपके जो बाकी प्रश्न है वो पूरे हो सके। ओके, अभी देखिएगा इसमें एक चीज़ है, मुख्य प्रश्न आपने शुरुआत की नए पेज से। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगी कि प्रश्न अ जो है वो सेपरेट पेज, आ सेपरेट पेज, और आ का यहाँ पे अगर विकल्प पूछा गया अथवा पूछा गया है आपको, वृत्तांत या फिर कहानी, वो मैं बताऊंगी आगे। यानी मैं कहना चाहती हूँ कि जो उप प्रश्न है रचना विभाग के, केवल वो आपने सेपरेट पेज पर देने हैं। उससे क्या होगा, आपका जो पेपर है दिखने में काफ़ी सुंदर और अच्छा लगेगा। ओके, क्लीन लगेगा। इसलिए अभी पहला है पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको औपचारिक अनौपचारिक दोनों टॉपिक दिए जाएंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल। तो दोनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आपको चुनना है। तो इसलिए वो टॉपिक ऐसा चुनिए जो आपको इजी लग रहा है। नियम तो दोनों के पता है आपको, तो इसलिए जो आपको ज़्यादा इजी लग रहा है उसी पर आपने ध्यान देना है। पत्र लेखन के नियम हमने देखे हैं वीडियो में, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा ध्यान आपका देना चाहूँगी। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों लेटर में आपने प्रेषक और प्रति दोनों का पता देना कंपलसरी है। नए नियमों के अनुसार, बोर्ड के नियमों के अनुसार जो पता प्रश्न में दिया है, लेटर राइटिंग में जो पता दिया है, वो पता आपने देना कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल ढांचा आपने देखा है, आपको पता है। यहाँ पर मैं ढांचा नहीं दिखा पाऊँगी अभी आपको, ढांचा यानी प्रारूप। तो इसमें सबसे पहले आपका दिनांक आएगा, फिर जो प्रेषक है, मैं आपको अनौपचारिक के लिए पहले बता रही हूँ, प्रेषक है उसका पता, उसका ईमेल पता, और फिर बाद में
संबोधन अभिवादन देकर आपने पत्र शुरू करना है। अभी इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ के इस बार तो काफ़ी हैरान किया है कि टीचर लाइन छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है। स्टूडेंट्स 2 पैराग्राफ्स के बीच में लाइन नहीं छोड़नी है। मैं बोर्ड के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि इसमें लाइन छोड़ने से क्या होता है, 2 पैराग्राफ के बीच में, हाँ, वो छोड़ने से ये दोनों अलग अलग टॉपिक हो जाएंगे। वो लेटर के एक हिस्से के टॉपिक नहीं बोले जाएंगे, इसलिए 2 पैराग्राफ के बीच में लाइन नहीं छोड़नी है। आपने आधा इंच हमने इतना तक पूछा है। जो बोर्ड पेपर्स बोर्ड के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे हमने बात की थी कि लेटर राइटिंग में हमारे बच्चों को काफ़ी दुविधा है, तो हमने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा कि जब आप लेटर राइटिंग की शुरुआत करेंगे, जैसे कि प्रिय भाई शुभ आशीर्वाद, शुरू कर दिया आपने संबोधन अभिवादन, फिर आपने लाइन नहीं छोड़नी है। आधा इंच मतलब जो आपका ये होता है, आपका जो एक लाइन होता है आंसर शीट में लेफ्ट हैंड साइड में, वहाँ से केवल आधा इंच का अंतर छोड़कर पेपर अपने लेटर शुरू करना है। काफ़ी दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला, मैं इसलिए चिंतित था। ये जो हम शुरुआत करेंगे केवल आधा इंच का अंतर छोड़ना है, ज़्यादा नहीं, और फिर बाद में कंटिन्यूशन रखकर एक पैराग्राफ कंप्लीट करना है। फिर दूसरे पैराग्राफ में भी वही चीज़ फॉलो करनी है, लाइन नहीं छोड़नी है, और लास्ट में अंत में एक छोटा परिच्छेद अनुच्छेद उसे हम बोलते हैं, स्मॉल पैराग्राफ, वो देना है। और लास्ट में आपको जिसे हम पत्र भेज रहे हैं प्रति का पता, ईमेल पता देना है। तुम्हारा भाई, फिर नाम और प्रति का पता और ईमेल पता। ये हो गया इनफॉर्मल लेटर के लिए। फॉर्मल लेटर के लिए लगभग सभी चीज़ें सेम हैं, केवल प्रति का पता ऊपर आता है, प्रेषक का पता नीचे आता है। डेट, प्रति और फिर ईमेल पता, फिर संबोधन और प्रारूप जो ढांचा है, मायना जिसे हम कहते हैं, 3 पैराग्राफ, और फिर अंत में आपका पता और फिर ईमेल पता देना है। इस प्रकार आपने लेटर राइटिंग लिखनी है। बच्चों, आपने इसे अगर एक प्रॉपर फुल जो पेज है उस पर अगर आपने एकदम सही क्लीन एंड नीट हैंड राइटिंग में लिखा, तो ये जो लेटर है ये पूरे एक पेज में ही समा जाता है, मतलब प्रॉपर बैठता है। तो उससे क्या होता है, पूरा लेटर एट अ टाइम रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए आपको अंक अच्छे मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। मैक्सिमम अंक इसमें 4.5 मिलते हैं। यस, जी हाँ, कई बार तो 5 अंक भी कई स्टूडेंट्स को मिले हुए हैं। तो इसलिए लेटर राइटिंग अच्छे अंक देने वाला प्रश्न मैं मानती हूँ। दूसरा जो प्रश्न है गद्य आकलन, जी हाँ, ये भी एक पूरे अंक देने वाला प्रश्न है। चारों के चारों गद्यांश पढ़ना है प्रॉपर, और उससे ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, है कि नहीं। उत्तर नहीं लिखने हैं आपको, केवल प्रश्न बनाने हैं। एक्स्ट्रा प्रश्न बनाने के झंझट में ना पड़े, एक्स्ट्रा के लिए कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं देगा, 4 ही प्रश्न बनाए। और हाँ, उचित शीर्षक दीजिए, ऐसा प्रश्न 0 अंक देता है, इसलिए आपने वो प्रश्न बिल्कुल नहीं देना है। आपने ग्रामेटिकल प्रश्न इसमें नहीं देना है, फिलअप्स का प्रश्न नहीं देना है। केवल कौन से प्रश्न देने हैं, आपको लास्ट ईयर भी मालूम था, क्यों, कहाँ, कब, कौन, ऐसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं वो ही प्रश्न आपने इसमें देने हैं। ओके, ये 4 अंकों के लिए है। अगला जो प्रश्न है आ विभाग, आ में वृत्तांत है, और उसको इस बार उन्होंने ऑप्शनल दिया है कहानी लेखन। जी हाँ, वृत्तांत लेखन अगर आपको नहीं करना है तो आप कहानी लेखन में जाइए। जी हाँ, कहानी लेखन आपको ज़्यादा अंक दे सकती है, क्योंकि आपके सामने उसके पॉइंट्स हैं,
पॉइंट्स को रेफर करने हैं प्रॉपर, उसका आपने टाइटल देना है, शीर्षक देना है, ऊपर सीख देनी है, और 4 से 5 पैराग्राफ में कहानी फ्रेम करनी है। कहानी फ्रेम करने का भी एक तरीका होता है। जो मुद्दा है, जो एक पॉइंट है, उस पॉइंट को आपने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप करना है। मतलब मुद्दे जो दिए हैं, जिस सीक्वेंस में दिए हैं, उसी सीक्वेंस में कहानी आगे बढ़ती है कि नहीं? तो उस प्रकार आपने कहानी लेखन करना है। टाइटल जो है वो लगभग 1 या 2 शब्दों में ही आता है। बहुत बड़ी सेंटेंस, बड़ा लंबा वाक्य का शीर्षक नहीं कहलाता है, उसमें मार्क्स जाते हैं। इसलिए 1 या 2 शब्दों वाला ही शीर्षक प्रॉपर है। और जो सीख है, कई बार सीख और शीर्षक दोनों काफ़ी मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लालच का फल, ये अगर शीर्षक हमने दिया तो आपकी जो सीख है वो क्या आएगी, वो सेंटेंस में फ्रेम हो जाएगी। लालच करना बुरी बला है, या लालच करना अच्छी बात नहीं है। केवल एक सेंटेंस आपने दे दिया, पूरे 1 अंक आपको मिल गए। शीर्षक के लिए 1 अंक और सीख के लिए 1 अंक। लेकिन अगर आपने कहानी लिखी होगी तो ही ये अंक आपको मिलेंगे, वरना काफ़ी सारे अपने जो बच्चे हैं क्या सोचते हैं, शॉर्टकट सोचते हैं। टीचर मैं ना शीर्षक और सीख लिख के आ जाऊँगा, बिल्कुल नहीं। सॉरी, आपने कहानी देनी ज़रूरी है। ओके, अभी है अगला विज्ञापन लेखन, एडवर्टाइजमेंट। इसमें भी आपको विज्ञापन जो है 50 से 60 अंकों में ही देनी है। एक पूरा जो अपना पेपर होगा, उस पेपर पे नए पेज से आप शुरू करेंगे, तो उस एक ही पेज में ये विज्ञापन बैठना चाहिए। और उसके लिए हम बॉक्स जो बनाएंगे वो भी आपने हो सके तो पेन से ही बनाओ, पेंसिल से बनाने की ज़रूरत नहीं है, पेन से ही बनाओ। इनफैक्ट जो भी हम एग्ज़ाम अपने आकलन कृतियाँ हैं, वो सब आकलन कृतियाँ आपने पेन से ही बनानी है, पेंसिल से नहीं। ओके, और जैसा आकार दिया है आकृति का, वही आकार देना है। विज्ञापन लेखन भी आपको कई बार वस्तु, जगह और व्यक्ति, इन्हीं से संबंधित विज्ञापन आता है। और आजकल तो बोर्ड उसके भी मुद्दे दे सकते हैं या देते हैं। तो अच्छी बात है, आपको उन मुद्दों को रेफ़र करो और विज्ञापन तैयार करो। विज्ञापन की भाषा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, है ना, सीधी भाषा होनी चाहिए, सरल होना चाहिए, लेकिन थोड़ी आकर्षक तरीके से, ताकि ग्राहक जो है वो उस वस्तु को खरीदने के लिए अट्रैक्ट हो सके। उसमें फिर हम डिस्काउंट दे सकते हैं, है ना, प्राइस मेंशन कर सकते हैं। और फिर बाद में विज्ञापन में आपने जो वस्तु का, जो जगह का, या जिस बारे में आप विज्ञापन दे रहे हैं, उसकी विशेषता आपने मुद्दों में देनी है ना। मुद्दों में यानी जैसे कि अभी समझो कोई हम कह सकते हैं आजकल हैंड वॉश की अगर विज्ञापन आपको करना है, हाथ धोने वाला जो साबुन है उसका अगर विज्ञापन करना है, तो उससे आपको क्या पता चलेगा? जी हाँ, ये जो साबुन है ये कीटाणुओं को नष्ट करता है, ये बीमारियों से दूर रखता है, ये हमें 4 से 5 बार हमने हाथ धोने ज़रूरी है इससे, है ना, और ये हाथों के लिए मुलायम है, इससे कोई हमें गलत असर हमारी त्वचा पर नहीं होता है। ये जो पॉइंट्स है, ये आपने 1 2 3 मतलब ऐसे डॉट करके ऐसे अगर आपने पॉइंट में ये दिया, तो ये आपका विज्ञापन अट्रैक्टिव, आकर्षक और परिपूर्ण बनता है। और फिर अंत में आपने संपर्क पता उसमें देना ज़रूरी होता है कि आपको ये कहाँ मिलेगा, फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि बच्चों इन मुद्दों को ध्यान में रखकर ही इसके मार्क्स दिए जाते हैं, है ना। तो इसलिए विज्ञापन भी आपको 4.5 या 5 पूरे के पूरे अंक दिला सकता है, अगर आपने उसे अच्छे से प्रस्तुत किया तो। ओके, अगला है
हमारा लास्ट जो प्रश्न है निबंध लेखन, ये आपको 80 से 100 शब्दों में 80 to 100 वर्ड्स में आपने ये जो है प्रश्न ये देने हैं, निबंध देना है। आपको टॉपिक दिए जाएंगे तीन में से कोई एक ही टॉपिक पर आपको 7 मार्क्स के लिए निबंध देना है। स्टूडेंट्स, निबंध के 5 प्रकार, टेक्स्ट बुक में भी ये 5 प्रकार दिए गए हैं। कौन से? वर्णनात्मक, कल्पनात्मक, आत्मकथनात्मक। इस प्रकार जो ये प्रकार है, ये प्रकारों में से 3 प्रकार पर निबंध पूछा जाता है और उनमें से केवल एक ही निबंध आपको देना है। मैं कहूँगी आपको 7 अंकों के लिए अगर ये प्रश्न दिया है तो उसी तरीके से आंसर या आपका निबंध अपेक्षित रहेगा। 1.5 पेज, पूरा 1 पेज और हाफ या उससे थोड़ा ज़्यादा या 2 पेजेस में आपने अगर निबंध दिया तो आपको अच्छे अंक मिलते हैं। बोर्ड कहता है मैक्सिमम 6 मार्क्स इसके लिए मिलते हैं बच्चों को। ओके, इसमें आपने आपकी भाषा पर ध्यान देना है, व्याकरणिक दृष्टि से वो शुद्ध होनी चाहिए। इसमें आपने कहावत, मुहावरे विषय के अनुसार उसमें उपयोग लाने हैं। कोई गीत या कोई पोयम, कविता के 2 लाइन 2 पंक्तियाँ इसमें आपने देनी है ताकि आपका जो निबंध है वो बहुत ही सुंदर हो सके। आत्मकथनात्मक निबंध ज़्यादातर पूछा जाता है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि वही पूछा जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ज़्यादातर पूछा जाता है। आत्मकथा निबंध लिखते समय जो उसकी शुरुआत है वो शुरुआत आप उत्तम पुरुष सर्वनाम से कर सकते हैं। जैसे कि समझो नदी की आत्मकथा, ऐसा अगर आपको निबंध है तो मैं एक नदी हूँ, इस तरीके से आप शुरुआत देकर उसकी प्रस्तावना, फिर उसका जो मुख्य कंटेंट है वो 2 पैराग्राफ में आपने देनी है और अंत में आपने उसका कंक्लूजन या समारोपण भी करना ज़रूरी है। निबंध जो है 4 से 5 बड़े पैराग्राफ में आना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा आत्मकथा आप इस प्रकार भी शुरुआत कर सकते हैं या कोई एक प्रसंग देकर, जैसे कि एक दिन मैं और मेरा दोस्त ऐसे ही घूमने बाहर चले गए, तो नदी किनारे जाते जाते एक नदी किनारे हम पहुंच गए और मानो मुझे ऐसे लगा कि वो नदी मुझसे कुछ कहना चाहती है। और हाँ, आश्चर्य की बात क्या हुई, नदी मुझसे बात करने लगी। वो कहती है, जी हाँ, मैं एक नदी हूँ, मेरा नाम, और फिर इस प्रकार आप नदी की आत्मकथा को शुरुआत कर सकते हैं। दोनों तरह की शुरुआत चलती है बच्चों, आपको जो अच्छा और जिस तरीके जो ज़्यादा ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों मैंने इसमें आपको 80 मार्क्स के लिए ये पेपर पैटर्न समझाने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। ये जो बात है या ये जो अगली स्लाइड है ये केवल 10वीं कक्षा के लिए है। 9वीं कक्षा के स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक पेपर पैटर्न रेफ़र करना है, क्योंकि 9वीं कक्षा के लिए मैंने अगली जो स्लाइड है उसमें उनका उपयोग नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। तो बच्चों 10वीं कक्षा के जो अपने छात्र हैं, इसमें देखिएगा आपको मज़ेदार बात बताने वाली हूँ। आपने अभी ये पेपर पैटर्न देखा, इसमें हमने देखा कि जो पहला प्रश्न था गद्य विभाग, उस गद्य विभाग में आपको 2 पठित गद्यांश पूछे जाने वाले हैं, है कि नहीं? 2 गद्यांश यानी 2 पैराग्राफ आने वाले हैं आपको। तो वो दो जो पैराग्राफ है वो कैसे आते हैं मालूम है आपको? पहला प्रश्न जो होता है वो हमेशा पहली इकाई पर ही पूछा जाएगा, और जो दूसरा प्रश्न है पठित गद्यांश वो आपको दूसरी इकाई पर ही पूछा जाएगा। तो आप बोलोगे मिस इससे क्या होगा?
इससे आपको अपना जो पढ़ाई है उसको आप सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हो। कैसे? गद्य पाठ देखिए, पहले इकाई में अपना है वार हमदर्द और रीढ़ की हड्डी, क्योंकि बाकी के जो लेसन्स है वो स्किप हो गए हैं इस वर्ष के लिए, तो इसलिए बच गए ये 2 गद्य पाठ। यानी पहला जो पैराग्राफ है इन दोनों लेसन में से ही आएगा। हो गए कि नहीं? आपके 8 मार्क्स सेफ हो गए। अगर आप इस 2 लेसन्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया आपने और अच्छे से समझ लिया, उसकी रिवीजन कर लिया आपने पूरे प्रश्नों की, तो आपके 8 मार्क्स आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है, क्योंकि ये दोनों में से पहला प्रश्न आएगा। और दूसरा जो प्रश्न है, उस दूसरा प्रश्न दूसरी इकाई पर रहेगा, जिसमें केवल कितने लेसन हैं? ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, महिला आश्रम, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, ये 3 लेसन्स हैं। 3 में से कोई एक लेसन का एक पैराग्राफ पूछा जाएगा, दूसरा प्रश्न जो था। यानी आपको ये काम, पहला प्रश्न का काम आपका आसान हो गया। टाइम सेट करो, टाइम टेबल बनाओ और ये अपना काम निपटा लो, है कि नहीं? इस प्रकार आप मैनेज कर सकते हो। उसी तरीके से देखिए, मैंने कहा था आपको कि भाई मध्ययुगीन और आधुनिक, इस पर कविता पूछी जाएगी। अभी हमारे टेक्स्ट बुक में देखिएगा आप, ये वीडियो देखते समय अगर आपने टेक्स्ट बुक सामने रखी तो आपको काफ़ी आइडिया आ जाएगी। मध्ययुगीन कविता अभी आपको पूरे जो अपना जो टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में केवल 2 मध्ययुगीन कविताएं हैं। कौन सी? गिरिधर नागर और बरशही जलद। इन दोनों में से 100% एक ही कविता का पैराग्राफ आएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक क्वेश्चन जो है मध्ययुगीन कविता पर पूछा जाएगा और एक जो क्वेश्चन है वो आधुनिक कविता पर पूछा जाएगा। तो आधुनिक कविता के लिए ये 4 कविता हमारे पास है, उनमें से कोई एक पोयम का पैराग्राफ आएगा। तो ये जो ऊपर के 6 अंक है बच्चों, ये तो आपने सेव कर लिए कि नहीं? क्योंकि 2 ही कविता है भाई, मुझे पहले प्रश्न के लिए पोयम का, और इसलिए मुझे वो आसान हो जाएगा। इस प्रकार आप अपना जो टाइम टेबल है, जो पढ़ाई का तरीका है, वो अगर सेट कर लिया तो आपको ये काफ़ी इजी लगेगा। ओके, उसी प्रकार देखिएगा पूरक पठन है। पूरक पठन का भी क्या हमने देखा था? गद्य के लिए एक पैराग्राफ आएगा और पद्य के लिए एक पैराग्राफ। तो हमारे लिए हमारे टेक्स्ट बुक में इस बार केवल 2 लेसन्स है जो पूरक पठन के हैं, उनमें से तो 100% एक लेसन का पैराग्राफ कोई तो आने वाला है पूरक पठन के लिए। और उसी तरीके से पद्य में भी 2 ही पोयम है, उसमें से एक पोयम तो पूछी ही जाने वाली है। ऐसा अगर आपने अपना ये तरीका आजमाया तो आपको काम जो है इजी लगेगा। जो कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, प्रश्नों के तरीके से, प्रश्नों के विभाग से आप सोचिएगा टेक्स्ट बुक को। हम पूरी टेक्स्ट बुक एट अ टाइम सोचते हैं, इसलिए डर जाते हैं। नहीं, आपने अगर उसको विभागों के द्वारा सोचा तो आप उसको आसान पाओगे। और इस प्रकार, और एक लास्ट जो है वो है अपठित गद्यांश। वो तो जैसे मैंने कहा था आपको कि वो भी आपको टेक्स्ट बुक से ही कहीं ना कहीं जो अनसीन पैसेजेस है उसमें से आएगा। उसको भी आप एक नोटबुक में एक साथ लिख के रख दो, उसका रिवीजन वो आपको मिल जाएगा। इस प्रकार अगर आपने ऐसा ये टाइम टेबल बनाया तो आप आसान पाओगे। अभी देखिएगा ग्रामर विभाग के लिए भी मैंने क्या किया है, आपके जो ग्रामर विभाग के 14 मार्क्स है, ये मार्क्स ये इन टॉपिक पर ही पूछे जाएंगे। आपको टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर है, शब्दभेद कौन से पेज पर है? 14 और 30, अव्यय 41, संधि 31, सहायक क्रिया 87। ये जो मैंने पेज नंबर दिए हैं ना बच्चों, ये देने का मतलब ये है कि बोर्ड जो है, जो ये क्वेश्चन सेट करता है, इन पेज नंबर के सेंटेंस को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे।
यानी जो ग्रामर विभाग के प्रश्न हैं इन पेज नंबर से ही 90% आने के चांसेस है। आप जब पेपर बोर्ड में लिखोगे मुझे गारंटी है आपको मेरा ये वीडियो याद आएगा कि हाँ टीचर ने बताया था कि पेज नंबर ए, जैसे कि आप देखेंगे सहायक क्रिया 87 पेज पर आप देखेंगे टेक्स्ट बुक के, आपको उसमें सहायक क्रिया के ही उदाहरण मिलेंगे, उसमें से कोई एक सेंटेंस वो उठा सकते हैं। उसी प्रकार कारक को 87 पेज से विराम चिन्ह का प्रयोग है 9 नंबर के पेज पर, काल परिवर्तन जो है वो 48 पर है। इस प्रकार 90% चांसेस ये है कि ये जो है इसी पेज नंबर से आपको देने वाले हैं। तो इसीलिए हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमें यही कहते हैं कि भाई टेक्स्ट बुक को रेफ़र करो। टेक्स्ट बुक को जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा, समझा, जाना, उसे ये पेपर हाथ का मैल लगेगा, है ना। तो मैं बच्चों उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये पैटर्न काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको इजी लगेगा पेपर सॉल्व करने में, और आप हिंदी को कभी भी मुश्किल नहीं मानोगे। बच्चों अपना ध्यान रखिएगा और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और हाँ, ये प्रारूप आप तक लाने के लिए मुझे अपने सभी हिंदी अध्यापिकाओं ने मदद की है, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू मेरे स्टूडेंट्स, बाय बाय।